हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण नरकोटी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल द लिटरेरी लैंटर्न में। तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपके साथ साहित्य पर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो क्योंकि ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपके साथ किस किस तरीके की वीडियो साझा करूँगा। तो जैसी मेरी योजना है, इस चैनल के माध्यम से मैं कई सारी अपने द्वारा पढ़ी गई किताबों के रिव्यूज़ दूंगा और कविताओं पर बात करूंगा, कहानियों और उपन्यासों पर बात करूंगा, फिक्शन जिसे कहेंगे, और नॉन फिक्शन किताबों पर बात करूंगा। अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो मेरा उद्देश्य है पढ़ने की संस्कृति में अपना एक सहयोग देना, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि हमारे समाज में पढ़ने की संस्कृति पर उतनी ज़्यादा बात नहीं की जाती है, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। और जैसा कि सभी आजकल फ़ोन एडिक्ट हैं, और तो लोगों के पास समय नहीं है कि वो इन ऐसी चीज़ों के लिए समय निकाल सकें, पढ़ने के लिए समय निकाल सकें। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से इस क्षेत्र में कुछ योगदान दे सकूँ। तो मैं आज आपके सामने जिस किताब के बारे में बात करने वाला हूँ, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर कोई किताब नहीं हो सकती है जिस पर सबसे पहले बात की जाए। किताब का नाम है पढ़ना ज़रा सोचना, और ये किताब है प्रोफेसर कृष्ण कुमार की। तो कृष्ण कुमार, जैसा कि इस किताब में लिखा है, प्रोफेसर कृष्ण कुमार जो हैं हमारे देश के बहुत बड़े शिक्षाविद हैं और NCERT के निदेशक रह चुके हैं। उसके साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं। तो पढ़ना ज़रा सोचना किताब से ही स्पष्ट है कि उनकी ये जो किताब है, ये किताब पढ़ने के विषय में। कृष्ण कुमार, प्रोफेसर कृष्ण कुमार की एक अन्य किताब और मेरे पास है, जो कि उसका नाम है चूड़ी बाजार में लड़की, जो कि उनका एक निबंध संग्रह है। कृष्ण कुमार के इंटरव्यूज़ आप उनके यूट्यूब में देख सकते हैं, यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे वक्ता हैं। उनका गद्य बहुत सुंदर है, जो कि इस किताब में भी आप पढ़कर आप समझेंगे कि कितना सुंदर लिखा है उन्होंने। तो शुरुआत करता हूँ कि ये किताब किस बारे में है। तो इसकी भूमिका पढ़ना चाहूँगा मैं सबसे पहले, क्योंकि इसकी भूमिका से स्पष्ट हो जाता है कि वह इस किताब में किन किन बातों पर बात करने वाले हैं। तो जो पढ़ नहीं सकते उन्हें अनपढ़ कहकर हम ऐसे लोगों के लिए कोई शब्द नहीं छोड़ते जो पढ़ सकते हैं मगर पढ़ते नहीं। उनसे भी बड़ी संख्या में वे लोग हैं जो पढ़ते हैं पर समझते नहीं। यह पुस्तक इन्हीं दो समस्याओं के बारे में है। पहले, पढ़ने की आदत का अभाव, और दूसरी, समझने की चिंता किए बगैर पढ़ते जाना। दोनों की जड़ यह पुस्तक शिक्षा प्रणाली में तलाशती है। जैसा कि इस किताब की भूमिका के ये एक पैराग्राफ से स्पष्ट है कि वो आपके सामने इस समस्या पर बात करेंगे, यानी कि दो समस्याओं पर बात करेंगे कि लोग पढ़ते क्यों नहीं है, पढ़ने की आदत का अभाव हमारे समाज में क्यों है। और दूसरी बात जो वो करना चाहेंगे, जो दूसरी बात उन्होंने जो दूसरी समस्या की ओर उन्होंने इशारा किया है, वो समस्या है कि बिना समझे पढ़ते जाना। यानी कि बहुत सारे लोग कई सारी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन वो इस चीज़ की चिंता नहीं करते हैं कि क्या वो किताबें उनको समझ में आ भी रही हैं या नहीं। तो ये दो चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं, और इन दो समस्याओं को वो किस चीज़ क्षेत्र में देखते हैं, वो इन दो समस्याओं का कारण तलाशते हैं हमारी शिक्षा प्रणाली में। इस किताब को प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने कई सारे चैप्टर्स के माध्यम से लिखा है। तो इसमें 7 चैप्टर्स हैं। उन 7 चैप्टर को एक बार मैं पढ़ देता हूँ। पढ़ना, बचपन और साहित्य, पढ़ना और पढ़ाई, वाचन और पाठ, पढ़ना, सोचना और डिजिटल ज़माना, पढ़ने का माहौल, अर्थ कहाँ से आता है, अच्छा बाल साहित्य किसे माने। तो ये 7 चैप्टर्स हैं। तो इस 7 चैप्टर्स में जो पहला चैप्टर है वह है पढ़ना, बचपन और साहित्य। इस पढ़ना और बचपन और साहित्य में सबसे पहले तो वो बात करते हैं कि हमारा किताब पढ़ने का उद्देश्य क्यों है। कोई इंसान अगर किताब पढ़ रहा है तो वो क्यों पढ़ रहा है। जैसे अगर मैं अपनी बात मानूँ, मैं अपनी बात करूँ, तो मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूँ, मेरे उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ने का क्या उद्देश्य है। तो एक अमेरिकी राइटर हुई सूजन सोनटैग, तो उनका एक कोट है, One of the jobs of literature is to remind us that other people do exist. तो
कहने का मतलब ये है कि हमारा जो लिटरेचर पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि हम ये समझ सकें कि इस दुनिया में हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं, तरह तरह के समाज हमारी दुनिया में है, तरह तरह के जातियाँ, जैसे हमारा भारतीय समाज कई सारी जातियों में बटा है, अलग अलग लिंग के लोग रहते हैं, ठीक है। उसमें महिला समस्याएं हो सकती हैं, LGBTQ की समस्याएं हो सकती हैं, ब्लैक से लोगों से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, दलित लोगों से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, किसानों से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। तो जब हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये लोग भी एग्जिस्ट करते हैं और इनकी भी समस्याएं हैं, इनके जीवन में ये सब चीज़ें चलती हैं, कन्फ्लिक्ट इस तरीके से होते हैं इनकी लाइफ में। जैसे एक उदाहरण दूँ तो अगर मैं प्रेमचंद का गोदान पढ़ रहा हूँ, तो प्रेमचंद का गोदान पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं किसानों के प्रति मेरे अंदर एक संवेदना पैदा होगी। जैसे प्रेमचंद का ही कथन है कि एक अच्छी किताब वह है जिसे पढ़ने के बाद आप ठीक वही इंसान ना रहे जो उसको पढ़ने से पहले थे। इसका मतलब है कि उस किताब ने एक सकारात्मक परिवर्तन आपके अंदर किया है, और वो सकारात्मक परिवर्तन आपकी संवेदना बढ़ाएगा। जैसे प्रेमचंद का गोदान उपन्यास पढ़ेंगे तो आपके मन में किसानों के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे आप, कुछ ना बहुत थोड़ा बहुत परिवर्तन तो होगा ही आपकी मानसिकता में। ऐसे ही अगर आप स्त्री संबंधित कोई लेखिका को पढ़ रहे होंगे, स्त्री समस्याओं पर आधारित जो लिख रही है, तो उससे स्त्रियों के प्रति संवेदनशीलता आपके मन में बढ़ेगी। या ऐसी ही किसी सो कॉल्ड पिछड़ी जातियों के बारे में, जैसे दलित हो गया, ट्राइब्स के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनकी समस्याओं को समझ पा रहे हैं। तो मेरे लिए पढ़ने का उद्देश्य है कि मैं कई सारे तरीके के एक्सपीरियंसेस राइटर्स के ग्रहण करूं और उनसे सीख सकूं। जैसे ऐसा कहते हैं कि जैसे अगर कोई किताब पढ़ रहा है, तो अगर मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ तो उस उपन्यास में जो कैरेक्टर्स हैं वो लेखक ने रियल लाइफ से ही तो उठाए हैं, तो रियल लाइफ से उठाकर अपने एक्सपीरियंसेस वो लेखक हमारे साथ बांट रहे हैं, तो मैं उनके एक्सपीरियंसेस से सीख रहा हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि हमें अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखना चाहिए, एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। तो एक तरीके से मैं उपन्यास पढ़ के भी तो एक्सपीरियंस से सीख रहा हूँ, भले वो एक्सपीरियंस लेखक का है, लेखक उसका संप्रेषण मुझे कर रहा है अपने शब्दों के द्वारा, और वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसे कितना समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो पढ़ने और पढ़ने का उद्देश्य पर पहले चैप्टर में बात करते हैं। दूसरे चैप्टर के माध्यम से बताते हैं कि पढ़ना और पढ़ाई में अंतर क्या होता है, स्कूल की पढ़ाई में और पढ़ने में क्या अंतर है। जैसे अगर कोई एक लड़का स्कूल में अलग बैठकर उपन्यास पढ़ रहा है तो लोग टीचर स्ट्रेंज थोड़ा फील करेंगे। अगर वहीं लड़के को बदलकर लड़की कर दिया जाए तो लोगों के लिए और भी ज़्यादा हैरत की बात होगी, क्योंकि वही है कि चलो एक बार के लिए लड़के को नॉर्मलाइज कर देंगे, लेकिन लड़कियां फिर वही है, लड़कियों को ऐसे पढ़ते हुए देख उनको अचंभा ज़रूर होगा, उनको ज़रूर कहा जाएगा इससे अच्छा अपने घर का काम जो करो, ठीक है। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि पढ़ाई किस तरीके से अलग है पढ़ने से। वो बताते हैं कि किस तरीके से साहित्य की जो कक्षाएं स्कूल में टीचर लेते हैं उसने साहित्य की पढ़ाई को कैसे ख़राब कर दिया, और लोग या बच्चे उसके बाद साहित्य के प्रति नीरसता दिखाते हैं, यानी कि साहित्य कैसे नीरस हो जाता है लोगों के लिए। जैसे इसमें से मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा। इसका पहला चैप्टर है, उसमें लिखते हैं कि कई बार साहित्य पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है मानो कोई बात लेखक ने हमारे लिए ही लिखी है। ऐसी बात पढ़कर हमें एक खास तरह का सुख या संतोष मिलता है। यदि कोई लेखक हमें ऐसा सुख बार बार देता है तो हम उसकी कृतियाँ ढूंढ कर पढ़ने लगते हैं। पढ़ने का एक उद्देश्य उस सुख या आनंद की तलाश है जो केवल साहित्य में देता है। तो जैसे कोई बच्चा अगर स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री ये पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, तो उसका उद्देश्य केवल एग्ज़ाम पास करना है और उसी नज़रिए से उस चीज़ को पढ़ रहा है। और जब तक ये उद्देश्य किसी के मन में रहेगा तब तक वो पढ़ाई उसको एनकरेज नहीं कर सकती कि वो तरह तरह की किताबों को खोज कर पढ़े। तो इस आधार पर वो कहते हैं कि साहित्य की जो स्कूल में शिक्षक होते हैं उन्होंने कैसे साहित्य की पढ़ाई को नीरस बना दिया है। तो ये सेकंड चैप्टर में वो इस पर बात करते हैं। मेरा इस किताब में जो फेवरेट चैप्टर रहा वो था अर्थ कहाँ से आता है। तो
इसमें वो बताते हैं कि अगर हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं, कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो उसका अर्थ हम कैसे हमारे तक आ रहा है। ठीक है, हम समझते हैं कि इसका अर्थ हमें नहीं आता है। आने का मतलब है कि अर्थ हम तक आएगा, तो वो अर्थ कहाँ से आ रहा है। तो जैसे अशोक वाजपेयी एक कवि हैं, तो वो कहते हैं कि जब हम कोई कविता पढ़ते हैं, कोई पाठक कोई कविता पढ़ता है, तो वह अपना अर्थ उस कविता में डालता है। यानी कि अगर 5 पाठकों ने एक ही कविता पढ़ी तो उस कविता के 5 अर्थ हैं। या ऐसे कहा जाता है कि एक किताब को 100 लोग पढ़ रहे हैं तो वो एक नहीं 100 किताबें हैं, क्योंकि वो 100 लोग अपने हिसाब से उस किताब का अर्थ करेंगे, उस 100 लोग अपने हिसाब से उस किताब का इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो हर पाठक अपना एक अर्थ अपने को खोजता है उस किताब में। तो इसी आधार पर वो बताते हैं कि जैसे इसका हिस्सा जो अर्थ कहाँ से आता है मैं, यदि कहानी में अर्थ उसका पाठक या श्रोता उसमें वर्णित घटनाओं और पात्रों से जुड़कर करता है तो कविता में अर्थ कहाँ से आता है। यह तो स्पष्ट है कि कविताओं में घटनाएं या चरित्र अथवा पात्र नहीं होते, फिर कविताओं में शब्दों की क्या भूमिका होती है। इस प्रश्न का उत्तर सोचने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कविता में शब्द बहुत कम होते हैं। कविता की यह विशेषता इस बात की तरफ इशारा करती है कि कविता का हर शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। और जैसा कि इसमें कहा है कि अध्यापक जो हैं, अगर कविता में कवि ने बहुत कम शब्दों का यूज किया है तो उस हर शब्द का एक अर्थ है, विशेष अर्थ है। उसकी जगह अगर उस शब्द के किसी पर्यायवाची अर्थ को रख दें, पर्यायवाची शब्द को रख दें, तो वो उसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन स्कूल में अध्यापक जब कविताएं पढ़ाते हैं तो बच्चों को रटवाते हैं कि देखो इस शब्द का यही अर्थ है, इस शब्द का यही अर्थ है। उनको कविताओं का एक तय ढांचा रटवाया जाता है, कविताओं का एक तय अर्थ रटवाया जाता है, ताकि वो स्कूल पास कर सकें, एग्ज़ाम पास कर सकें। और धीरे धीरे बच्चा इन कविताओं से ऊबने लगता है, क्योंकि ज़बरदस्ती करके उसको पढ़ाया जा रहा है। और जैसे इसी में एक चैप्टर में वो बात करते हैं कि बच्चों के सिलेबस में प्रेमचंद का निर्मला उपन्यास है। तो जब बच्चे प्रेमचंद का निर्मला उपन्यास पढ़ रहे हैं तो उनके मन में ये ललक पैदा क्यों नहीं हो रही है कि वो उन्हें प्रेमचंद के बाकी उपन्यासों को ढूंढ कर पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमारा विद्यालयी करिकुलम इस चीज़ में असफल सिद्ध हो रहा है कि बच्चे साहित्य की पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि जो साहित्य है वो हमें और अधिक मानव बनाता है। कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास हमें और अधिक संवेदनशील बनाती हैं। और ये पढ़ाई केवल स्कूल की पढ़ाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार इंसान का स्कूल पूरा हो गया तो जनरली हमारे समाज में वो आगे पढ़ना छोड़ देता है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेगा तो नौकरी मिलने तक पढ़ेगा, उसके बाद वो पढ़ाई बंद कर देता है। इस तरीके की किताबें तो पढ़ना छोड़ दो। तो अगर वो अभी भी इस तरीके की पढ़ाई कर रहा है, अगर उसके मन में उसका संस्कार बना है बचपन से कि उसे साहित्य पढ़ना है, उसे नॉन फिक्शन किताबें पढ़नी, क्योंकि हमारा जो दौर है वो फेक न्यूज़ का दौर है और उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन का भी दौर है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ऊपर थोपी जा रही है, उसमें से हमने चूज़ करना है कि हमें क्या पढ़ना है। तो ऐसे दौर में किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फेक न्यूज़ में हमने छांटना है ना, हर कुछ तो सच है नहीं। तो वो हमें हमारी समझ कैसे विकसित होगी, ये किताबें ही हमारी समझ को विकसित करेंगी। तो हमारा विद्यालय इस संस्कार को लोगों के अंदर क्यों नहीं डाल पा रहा है, बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं जवाबदेही उनके अध्यापकों की पर जाती है, उनके समाज पर जाती है, उनके अभिभावकों पर जाती है। तो इस पूरे किताब पर वो इन्हीं विषयों पर बात करते हैं। वह कहते हैं कि एक अच्छा बाल साहित्य क्या होता है, क्योंकि एक अलग चैप्टर इसमें केवल बाल साहित्य पर है, जो कि अंतिम चैप्टर है, जिसमें वो बताते हैं कि बच्चों का एक अच्छा बाल साहित्य कैसे बनाया जाता है।
ऐसा माना जाता है कि हिंदी में बाल साहित्य का वह स्तर नहीं है जो बच्चों को साहित्य की तरफ खींच सके, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। तो इसमें बात करते हैं कि एक अच्छा बाल साहित्य कैसा होगा। और अब अंतिम बात कि ये किताब किन लोगों को पढ़नी चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो ये किताब उन लोगों को पढ़नी चाहिए जो किताबें पढ़ना टाइम पास समझते हैं, तो जो मानते हैं कि उपन्यास पढ़कर कुछ नहीं होता है, जो मानते हैं कि उपन्यास कहानियाँ समय की बर्बादी हैं और कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो उनको पढ़ना चाहिए। वो पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि उपन्यास, कविता और कहानी केवल समय की बर्बादी नहीं है, मानवीय विकास के लिए कितनी ज़रूरी है। दूसरा, ये उन किताब पाठकों को पढ़नी चाहिए जो पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनकी समझ शुरुआत से ही विकसित हो जाएगी कि उनको कैसे पढ़ना है या कैसे समझना है चीज़ों को। तीसरा, मेरे हिसाब से लगभग हर पाठक ही पढ़ सकता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बड़े होकर भी नहीं समझ पाते हैं। जैसे हम कह रहे हैं ना कि एनसीईआरटी किताबें जब बचपन में पढ़ी तो ये चीज़ें हमने स्केप कर दी थी, लेकिन अब हमें वो समझ में आ रहा है दोबारा पढ़ने पर। तो ऐसा होता ही है, कई सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। तो मेरे हिसाब से लगभग सभी को ये किताब पढ़नी चाहिए, लेकिन उन लोगों को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए जो मानते हैं कि किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, वो केवल समय की बर्बादी है। धन्यवाद।